नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। जल्दी ही मैं पॉलिटी के सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं और वो टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है वही सेम है, यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। वो टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप जो भी PDF होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं वहाँ से आपको मुहैया कराता रहूँगा। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था निर्वाचन आयोग की संरचना और संगठन। कल हमने पढ़ा निर्वाचन आयोग की संरचना, उसका गठन, उसकी नियुक्ति, उसको हटाने का प्रावधान, ये चीज़ों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है बड़ी परीक्षाओं के लिए। तो निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन उसको हम अगर अलग अलग खंडों में करके पढ़ लें तो बड़ा आसान हो जाता है। तो पहले शक्तियों में हम बात कर लें। पहली शक्तियों के बात में करें तो निर्वाचन आयोग की प्रशासकीय शक्तियाँ। पहले हम इसकी बात कर लें, प्रशासकीय शक्तियों की बात कर लें। तो इसमें क्या है? नंबर 1, निर्वाचन आयोग निर्वाचक चुनाव के समय निर्वाचक नामावली तैयार कराता है। निर्वाचक नामावली तैयार कराता है। निर्वाचक नामावली तैयार कराने का मतलब, जब चुनाव होता है या चुनाव के ठीक पहले आप देखते हैं कि BLO बनाए जाते हैं। वो जो है लोगों का जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनका नाम ऐड करते हैं ताकि वो मतदान कर सकें। इसके अलावा कुछ लोग मर जाते हैं या कुछ लोगों का किन्हीं बच्चियों की शादी कहीं और हो जाती है तो उनका नाम वहाँ जुड़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ों का करेक्शन, जुड़ाव, ये सब चीज़ों को आप देखते हैं कि अखबार में ऐड के माध्यम से दिखाया जाता है। तो यह कार्य कौन करता है? निर्वाचक नामावली तैयार कराने का कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। दूसरा, भारत को विभिन्न क्षेत्रों में, बल्कि आप इसको कह लोगे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों, ऐसे कर लेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग। यह परिसीमन आयोग क्या करता है कि देश में कहाँ की आबादी कितनी है तो वहाँ पर संख्या बढ़ाई जाए या घटाई जाए, तो ये परिसीमन करने, परिसीमन मतलब सीमांकन, परिसीमन मतलब सीमांकन, ठीक है। नंबर 3, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस शक्तियों में ये प्रश्न आता है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। इन राजनीतिक दलों में इसकी कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को जो फुलफिल करता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी कहलाता है, और जो दूसरी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्षेत्रीय पार्टी कहलाता है। मैं इसके बाद वही समझाऊंगा राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है और क्षेत्रीय पार्टी के लिए क्या मानक तय किए गए हैं वो। नंबर 4 की बात करें। नंबर 4, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करने का उत्तरदायित्व जो होता है वह निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। आगे, अपने विचार, राजनीतिक दलों को आप लिखते चलेंगे, मैं थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ। राजनीतिक दलों को अपने विचार रखने के लिए दूरदर्शन
रेडियो आदि पर समय निश्चित करना, समय निश्चित करना। ठीक है दोस्तों। छठा, ठीक, छठा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन करना और निर्वाचक नामावली तैयार करना। ठीक है। तो ये जो कार्य हैं ये प्रशासकीय शक्तियों में कार्य में आते हैं। इनमें से दो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अपने विचार एजेंडा रखने का जो कार्यक्रम होता है वो क्या है। जैसे आप देखते हो कि 2014 का जो चुनाव हुआ था, जो भाजपा ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, तो उसके पहले भारत में गठबंधन का दौर था। 1985 की राजीव गांधी गवर्नमेंट के बाद 2014 में ही आकर किसी एक पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली, और नहीं तो इन सभी को बीच में गठबंधन सरकारें बनी। तो मैं ये जो दूरदर्शन, रेडियो और सोशल साइट्स की मैं बात करना चाहता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है किसी भी राजनीतिक पार्टी का उसके जीतने की परिस्थितियों को पृष्ठभूमि तैयार करने में सोशल साइट्स की बहुत ज़बरदस्त भूमिका होती। मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2014 का जो चुनाव नरेंद्र मोदी ने जीता था, वह उसमें बहुत बड़ा योगदान सोशल साइट्स का है, दूरदर्शन, न्यूज़ चैनलों का है। क्योंकि उस समय एक स्लोगन बहुत तेज चला था कि अब की बार मोदी सरकार, ये नारा चला था बहुत ज़बरदस्त। भय, भ्रष्टाचार, सब पर करो वार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये नारे बहुत चले थे। और एक तो नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व के कारण 2014 में भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से आई, नहीं तो उसको पहले गठबंधन सरकारें बना करती थी। ठीक है। तो चुनाव जीतने में ये रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, इन सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। और एक और दिमाग में अभी क्या आ गया, वो छूट रहा था मुझसे, आचार संहिता तय करना। तो ये तो हो गए प्रशासकीय शक्तियाँ। अब हम बात कर लें सलाहकारी शक्तियाँ। सलाहकारी शक्तियाँ, इसमें क्या है, नंबर 1, अगर किसी राज्य में, ध्यान से सुने, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, ध्यान से सुने, आप पूरी बात लिखेंगे, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ चुनाव कराने की कंडीशन है या नहीं, या 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराए जाएं, 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराए जाएं या नहीं, इसका जो सलाह निर्वाचन आयोग, इसका सलाह निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को देता है। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं कह रहा हूँ, जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है वहाँ पर 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराए जाएं या नहीं, इसका सलाह निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। आगे नंबर 2, किसी चुनाव के या निर्वाचन आयोग किसी सदस्य की सदस्यता, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, निर्वाचन आयोग को लगता है किसी सदस्य की सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो इस प्रश्न चिन्ह पर राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है और उसके परामर्श के आधार पर उसको हटा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया सलाहकारी शक्तियाँ। और तीसरा है अर्ध
न्यायिक, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ। तीसरा है अर्ध न्यायिक शक्तियाँ, जिसको हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल पावर। अर्ध न्यायिक शक्तियाँ, क्वासी जुडिशियल पावर, इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या है, ये देखिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल को लेकर, चिन्ह को लेकर विवाद हो जाए, अगर किसी दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच चिन्ह को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो उसका समाधान जो है वह निर्वाचन आयोग करेगा। बात क्लियर? अगर दो राजनीतिक पार्टियों के बीच किसी सिंबल को लेकर विवाद हो जाए तो उस विवाद का समाधान कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो पावर लिखा गया है वह है क्वासी फेडरल, अर्ध न्यायिक। ठीक है, तो मतलब चुनाव चिन्ह को लेकर अगर विवाद हो जाए तो उसका समाधान निर्वाचन आयोग करता है। नंबर 2, इसकी जांच के लिए निर्वाचन आयोग अधिकारी नियुक्त कर सकता है। नंबर 3, निर्वाचन आयोग अधिकारी नियुक्त कर सकता है। नंबर 3, अगर संसद सदस्यों के अयोग्यता, जिसको आप संविधान में लिखा है निरर्हता, पर प्रश्न लग जाए तो राष्ट्रपति को, मैंने यहाँ भी लिखा है, फिर लिख देता हूँ, राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग परामर्श देता है। अगर यही चीज़ राज्य विधानमंडलों की बात की जाए, राज्य विधानमंडल में सदस्यों की वही अयोग्यता की बात की जाए, राज्य विधानमंडल में अयोग्यता की बात की जाए तो बस यहाँ राज्यपाल हो जाएगा और सलाह कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा। तो दोस्तों, ये रहा इलेक्शन कमीशन की शक्तियाँ और कार्य, वर्क एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये दो बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। मान्यता कौन देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करता है, यह कार्य करने का जो दायित्व दिया गया है वह है इलेक्शन कमीशन को है। तो मैंने आपसे वादा किया कि राजनीतिक दलों में क्या नेशनल पार्टियां कौन सी हैं, कौन क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप कॉपी पर लिख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो निर्वाचन आयोग है ये बहुत ही डायनेमिक एरिया रखता है, ये हमेशा गतिशील रखता है। और पिछली वीडियो में मैंने निर्वाचन आयोग की रेपुटेशन के बारे में बताया है कि टी.एन. शेषन ने किस तरह से निर्वाचन आयोग के स्वरूप को ही बदल दिया। पिछली वीडियो में मैंने इसकी कहानियों को बताया है, आप वहाँ इसको ज़रूर देखिएगा। अब हमने कहा कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो भारत में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां क्यों कहा जाता है, सुन लीजिए। राष्ट्रीय पार्टियां वे पार्टियां होती हैं जिनका सिंबल कॉपीराइट होता है। उनके सिंबल को अन्य कोई पार्टी उसको ले नहीं सकती है। जैसे समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में उसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, तो यह साइकिल चिन्ह दक्षिण भारत में किसी भी पार्टी को दिया जा सकता है। लेकिन ये जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं,
इनके सिंबल को किसी भी पार्टी को दिया नहीं जा सकता। तो ये 7 जो नेशनल पार्टियां वो कौन सी हैं, ये देखिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। इसकी स्थापना हुई थी 1885 और इसका सिंबल भी सुन लीजिए तो है वो पंजा। नंबर 2 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 और इसका सिंबल है हंसिया और बाली, गेहूं की बाली। ठीक है। नंबर 3 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसको हम कह सकते हैं माकपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसको कहते हैं माकपा। इसका चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और सितारा। हंसिया, हथौड़ा और सितारा। इसकी स्थापना 1964। 4 भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह, इसकी स्थापना 1977 और इसका चुनाव चिन्ह हो गया कमल। अब इस भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम और बता दें दोस्तों। पहले यह भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय सेवक संघ। और इस आरएसएस की स्थापना किए थे डॉक्टर हेडगेवार किए थे। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और इस जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जनसंघ के संस्थापक थे। इस जनसंघ से जो सदस्य जुड़े थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ध्यान सुने, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, जिनको जल्दी ही अभी भारत रत्न भी दिया गया, बलराज मधोक, ये लोग इसके सदस्य थे जनसंघ के। तो जब 53 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्थापना हो गई तो उसके बाद एक नई पार्टी बनी, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी की सरकार भी बनी, मतलब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद 75 में इमरजेंसी ने लगाया था, उसके बाद 77 में इंदिरा गांधी की जनता पार्टी सरकार बनी थी। और जनता पार्टी की सरकार के गिरने के बाद ही 1977 में जनसंघ और जनता पार्टी का विलय हो गया। जनसंघ और जनता पार्टी का विलय हो गया तो नई पार्टी उभर कर आई, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। 5वां बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना आप जानते हो कांसी राम ने किया था और आजकल इसकी सर्वेसर्वा मायावती जी हैं। इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसका चुनाव चिन्ह होगा हाथी। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह हाथी।
कांसीराम को मैं और बता दूं दोस्तों, इन्होंने बहुत पहले एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था बामसेफ, ए बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। इसमें बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास फेडरेशन, इसका पूरा नाम था ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी क्लास फेडरेशन, जिसकी स्थापना कांसीराम ने किया था। बाद में यही बामसेफ आगे चल करके बन गई बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना कांसीराम ने किया था। और इस समय ऑल इन ऑल जो हैं वो कौन है? मायावती हैं। एक बात ध्यान दें कि क्षेत्रीय पार्टी और राजनीतिक पार्टियों में बहुत बड़ा अंतर यही होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उसमें उनकी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो बड़ी लोकतांत्रिक होती है। इवन मैं कह दूं कांग्रेस को छोड़ करके, क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर आप देखते हो कि हमेशा विवाद बना रहता है। कभी सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी। कोई अन्य मतलब नेहरू खानदान या नेहरू गांधी खानदान के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं संभाल पाया। यही एक समस्या है। बाकी जो नेशनल पार्टियां होती हैं उनमें अध्यक्ष पद या उनके तरीके बड़े जनतांत्रिक लोकतांत्रिक होते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वह किसी एक व्यक्ति की महिमा तक ही सीमित रहती हैं। आप मुलायम सिंह की बात कर लो, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, आज उसके विरासत अखिलेश संभाल रहे हैं, अखिलेश के बाद उनके बेटे संभालेंगे। मायावती के देख लीजिए, इनकी विरासत अब इनके कोई भांजे हैं आनंद करके हैं, वो आ रहे हैं मैदान में, तो वो अब संभाल रहे हैं। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं उनमें किसी एक व्यक्ति की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आगे तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया, इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 हुई थी और इसका चिन्ह कहेंगे तो दीवाल घड़ी। दीवाल घड़ी वो छोटी वाली दीवाल घड़ी ऐसे बनी होती है, ऐसे दीवाल घड़ी जो बनी होती है वो चिन्ह इनका है। सॉरी इनकी जो है घास और फूल है। सातवां इसका है, मैं गलती से वहाँ लिखा गया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कहते हैं एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको हम कहते हैं एनसीपी, इसका चिन्ह है दीवाल घड़ी, ये इसका चिन्ह है। तो कुल 2016 के डाटा के अनुसार अभी तक तो आप यही मान के चलिए कि कुल 7 नेशनल पार्टियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, माकपा, भारतीय जनता पार्टी, उसकी मैंने पूरा इतिहास बता दिया आपको, बहुजन समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो अब हमारे मन में यह इच्छा जानने की होनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय पार्टियां कैसे बनती हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां कैसे बनती हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों को बनाने का जो मानक है वो मैं बताता हूं, और यह मानक पर जो भी पार्टी खरी उतरती है उसी पार्टी को निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है। तो राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी होने का जो मानक है वो देखिए कि राष्ट्रीय पार्टी होने का मानक क्या है वो देखिए। इसमें है कि अगर कोई पार्टी, ध्यान सुने, विधानसभा या लोकसभा, बात समझ में आ रही है, विधानसभा या लोकसभा में 4 या 4 से अधिक स्थानों पर 4 या 4 से अधिक स्थानों पर 6% सीट प्राप्त करती है, 6% सीट प्राप्त करती है। किसी भी विधानसभा लोकसभा के आम चुनाव में 4 या 4 से अधिक स्थानों पर 6% वैध मत प्राप्त करता है और 6% वैध मत प्राप्त करता है लोकसभा के, ध्यान सुने,
लोकसभा के चुनाव में एक राज्य या एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में 4 सीट प्राप्त करता है, 4 सीट प्राप्त करता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर कोई पार्टी लोकसभा के आम चुनाव में 2 स्थान प्राप्त करती है, 2 स्थान प्राप्त करती है, और ये जो 2 स्थान प्राप्त करती है वह 3 विभिन्न, मैं अलग कर देता हूँ, 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त करती है, 3 विभिन्न राज्यों में उसकी 2 स्थान प्राप्त करती है, तथा 4 राज्यों में वह मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय, ठीक है, राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में है। तो ये जो इस मानक को जो पूरा करते हैं वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी का क्या मानक है, रीजनल पार्टी का होने का क्या मानक है, ये देख लीजिए। ये तो मैंने राष्ट्रीय पार्टी को बता दिया, किसी विधानसभा लोकसभा के आम चुनावों में 4 या 4 से अधिक स्थानों पर उसको 6% वैलिड वोट प्राप्त होता है, और किसी लोकसभा के चुनाव में एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में उसको 4 सीटें प्राप्त होती हैं, तथा अगर वह 2 स्थान प्राप्त करता है लोकसभा के आम चुनाव में, और वो 2 स्थान वो विभिन्न राज्यों से प्राप्त होना चाहिए, तथा 4 राज्यों में वह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में है, तो वो आपका राष्ट्रीय पार्टी का मानक तय करता है। ठीक है। रीजनल पार्टी का क्या है कि अगर कोई राजनीतिक दल, ये देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान से देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा के आम चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त करती है, 6% वैध मत प्राप्त करती है, एवं उसकी 2 सीट प्राप्त करती है। और नंबर 1 कर लीजिए। ठीक। अगर कोई राजनीतिक दल विधानसभा के चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त करता है एवं 2 सीटें प्राप्त करता है, ठीक है, या राज्य की लोकसभा में मतलब चुनाव हो रहे हैं, तो जिस राज्य में है लोकसभा के चुनाव के समय उस राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, वैध मतों का, ये तो विधानसभा के चुनाव के समय, ये लोकसभा के चुनाव के समय वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और 1 सीट प्राप्त करता है। ठीक। नंबर 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, नंबर 2 हो गया। नंबर तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, अगर विधानसभा के चुनाव में कुल स्थान का 3% वैध मत प्राप्त करता है, कुल स्थान का 3% वैध मत प्राप्त करता है, और 3 से अधिक सीटें निकलती हैं, 3 से अधिक सीटें निकलती हों। नंबर 4 पे बात करें, विधानसभा चुनाव में प्रति 26 सीट पर, या विधानसभा के चुनाव पर 26 सीट पर 1 सीट उसकी हो, 26 सीटों के चुनाव पर 1 सीट उसकी हो, ठीक है, या विधानसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में
वैध मतों का 8%, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है तो वह क्षेत्रीय पार्टी कहलाती है। दोस्तों ये रहा नेशनल पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, इसको अब रट जाइएगा और लिख लीजिएगा। तो ये मैंने इसी बहाने राजनीतिक दल को भी पढ़ा दिया निर्वाचन आयोग में। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर 2 क्लासेस में समाप्त हो गया। पहला निर्वाचन आयोग की संरचना बताया था और शक्तियों में मैंने ये बता दिया। अगली वीडियो हमारी लोक सेवा आयोग पर बनेगी जो कि और महत्वपूर्ण होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपकी इस क्लास समाप्त होती है। अगली क्लासेज में हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग और जल्दी ही मैं इतिहास की भी क्लास शुरू करने वाला हूँ। बस ये चैप्टर सारी कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाए तो मैं इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो आप हमारा वीडियो हमेशा देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन घंटी बजाइए और चैनल का हमारा नाम है यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। धन्यवाद।